वेलकम टू बीएम हिंदी एक्सप्लेन। दोस्तों, हमारी ज़रूरतों को पूरे करने के लिए जो निस्वार्थ भावना से लगातार कार्य करते हैं वो होते हैं हमारे माता और पिता। तो दोस्तों, आज की मूवी भी ऐसी है जिसमें एक पिता का संघर्ष दिखाया गया है जो अपने बच्चों को खुश करने के लिए, उनकी इच्छाओं को और उनकी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए किस हद तक चला जाता है। दोस्तों, तो चलिए फिर मूवी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, मूवी का नाम है दोस्तों फादर्स, और ये सन 2020 में रिलीज़ हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 6.6 है। और दोस्तों, ये कोलंबियन मूवी है। चलिए फिर मूवी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। तो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक रिक्शे वाले को दिखाते हैं जिसका नाम कुन है। कुन एक लेडी को उसके स्टॉप तक छोड़ता है, लेकिन वो लेडी थोड़ी देर में चिल्लाने लगती है कुन के ऊपर क्योंकि उसका पर्स चोरी हो जाता है। वो कहती है, मैंने अपना पर्स यहीं रखा था, ज़रूर तुमने चुराया होगा। जिस पे कुन काफ़ी सफाई देता है कि मैडम, मैंने नहीं चुराया, मैंने तो आपको ला के छोड़ा है यहाँ पे बस। वो कहती है, नहीं, मैंने अपना पर्स यहीं रखा था। उसके बाद लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और उसी को बोलने लगते हैं, तुमने चुराया होगा, कपड़े उतारो। तो बेचारे कुन को अपनी सफाई में कपड़े उतारने पड़ते हैं। जब उसके पास नहीं होता तब लोग मानने लगते हैं, लेकिन वो लेडीज़ अभी भी कंटिन्यूसली चिल्ला रही होती है। तभी हमें दिखाते हैं एक शॉपकीपर भाग के आता है और कहता है, मैडम, आपने पिछली दुकान से मेरे से सामान लिया था ना, आप अपना पर्स वहीं भूल गई थी। तो वो कहती है, ओ थैंक यू, और उसको वो सॉरी तक नहीं बोलती कुन को। वहीं हमें दिखाते हैं कार में एक अमीर आदमी जा रहा होता है जिसका नाम होंग रहता है। होंग अपनी बेटी लिली को अभी एयरपोर्ट से लेके आया है। वो अमेरिका में पढ़ाई करने गई थी और दोस्तों आज ही लौटी है। तो वो अपनी बेटी को दिखाता है, देखो हमारे यहाँ अभी भी कुछ नहीं बदला, उतनी ट्रैफिक है, आज भी लोग चोरी चकारी कर रहे हैं। वहीं हमें दिखाते हैं कुन अपने स्टॉपेज पे जाके खड़ा होता है। एक चौराहा है जहाँ पे वो अक्सर अपने रिक्शे को लेके खड़ा होता है और वहाँ एक अंकल भी है उसके, बेसिकली उसके साथ काम करने वाले एक बुजुर्ग आदमी जिनको वो अंकल कहता है, उनके साथ वो बात करने लगता है। तो वो कहता है, अंकल, रोस्टेड चिकन देख के मेरे मुँह में पानी आ रहा है। अंकल कह रहा है, अभी वो हमारे नसीब कहाँ। फिर वो कहता है, कोई नहीं अंकल, हम तो चावल और नमक ही खा लेंगे। फिर वो लोग नमक और चावल खाते हैं और मजाक कर रहे होते हैं। तभी अचानक से एक बैटरी रिक्शा आके रुकता है जिसमें से एक लेडी उतरती है अपने 2 बच्चों के साथ, और कुन के पास आके बोलती है, ये लो संभालो अपने बच्चों को। अब दोस्तों, कुन की फैमिली के बारे में आपको बता दूं, ये जो लेडी आई इसका नाम सोफ़ी है, ये कुन की वाइफ है, और वहीं उसके बेटे का नाम पिंग और बेटी का नाम श्रेया है। और दोस्तों, आज से कुछ साल पहले कुन का एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसका पैर डैमेज हो गया था, और जिस वजह से वो काफ़ी कर्जे में डूब गए थे और इसी वजह से उनका घर कर्जे में था और वो हर महीने महीने उसकी किस्त भरता था। लेकिन इस बार शायद वो किस्त नहीं भर पाया, इसीलिए उसकी वाइफ उसके पास आई थी। तो उसकी वाइफ उसे कहती है, तुम यहाँ मज़े कर रहे हो और मैं वहाँ घुट घुट के जी रही हूँ। जिस पे ये कहता है, मैं मज़े कैसे कर रहा हूँ। वो कहती है, मुझे नहीं पता, तुम तो आज़ाद हो, फ्रीडम में रह रहे हो, और मैं इन दोनों बच्चों का ख्याल मैं अकेली माँ कैसे रखूँगी। घर भी नहीं है हमारे पास। जिसमें कहता है, घर तो था हमारे पास, मैं हर महीने उसकी किस्त देता हूँ। तो वो कहती है कि वो किस्त काफ़ी नहीं है, वो कम पैसे थे, घर भी चला गया हमसे, अब इन बच्चों को तुम ही रखो, मैं जा रही हूँ, मुझे मेरी आज़ादी दे दो। और वो अपने बच्चों को वहाँ छोड़ के चली जाती है और ये बेचारा कुन यहीं परेशान रह जाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जिसमें वो अमीर आदमी अपनी बेटी से बात कर रहा होता है, उसे घर दिखाता है। कहता है, देखो बेटा, हमारा घर कितना अच्छा है, तुम्हारा रूम अभी तक मैंने वैसे ही रखा है जैसा तुम छोड़ के गई थी। उसके बाद वो लड़की अपनी मॉम की फ़ोटो को देखती है और उसे काफ़ी याद आती है अपनी मॉम की। वहीं हमें कुन को दिखाते हैं, कुन दोबारा से चावल और नमक खा रहा होता है और अपने बच्चों को भी वो वही देता है जिसे उसके बच्चे बेमन से खाते हैं। दरअसल इसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते और जितने पैसे इसके पास हैं उसमें वो सिर्फ यही प्रोवाइड करा सकता है अपने बच्चों को। तो वो अपने बच्चों को खाना खिलाता है। उसके बाद वो रिक्शे के ऊपर ही बिस्तर लगाता है अपनी बेटी के लिए, जिस पे उसकी बेटी काफ़ी खुश होती है। उसके बाद वो अपने बेटे के साथ नीचे ही सो जाता है ज़मीन पे। रात में उनको नींद नहीं आती है तो वो अंकल के पास जाके बोलता है, अंकल, मुझे नींद नहीं आ रही। अंकल कहते हैं, तो क्या करेगा बता। कहता है, अंकल, कल मेरे को कुछ ना कुछ करके घर का जुगाड़ करना होगा, मैं अपने बच्चों को ऐसे रास्ते पे नहीं रख सकता। तो अंकल कहते हैं, हाँ, रास्ते पे भूत प्रेत भी घूमते हैं। जिसे सुन के उसकी बेटी उठ जाती है और डर जाती है। तो वो कहता है, नहीं नहीं, कुछ नहीं अंकल, मैं सोने जा रहा हूँ बोल के वो फिर जाकर अपने बेटे के पास लेट जाता है। अगले दिन मॉर्निंग में हमें दिखाते हैं वो अमीर आदमी जिसका नाम होंग था, वो अपनी बेटी को एक हॉस्पिटल ले जाता है क्योंकि उसकी एक अच्छी जान पहचान होती है हॉस्पिटल में। वो अपनी बेटी को वहाँ पे एज ए डॉक्टर लगाना चाहता है क्योंकि उसकी बेटी अमेरिका से डॉक्टरी करके आई है, लेकिन उसकी बेटी समाज सेवा का काम करना चाहती है। इस वजह से वो वहाँ मना कर देती है और जिसकी वजह से उसके पिता घर आके उसे डांटते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कहती है, डैड देखो, मैं ये सब नहीं चाहती, पैसे मेरे को नहीं कमाने। जिस पे उसके डैड कहते हैं, बेटा तुम्हें सब कुछ मिला है ना, इसलिए तुम्हें पैसों की कदर नहीं है। वहीं हमें कुन को दिखाते हैं। कुन सुबह सुबह अपने बच्चों को एक जगह लेके जाता है जो एक नाले के किनारे झुग्गी सी होती है, उसे वो किराए पे लेता है और जहाँ उसका बेटा काफ़ी खुश होता है। उसके बाद वो अपनी बेटी को रेडी वगैरह करके स्कूल में छोड़ने जाता है, साथ में उसका बेटा भी रहता है। स्कूल के गेट पे वो अपनी बेटी को छोड़ता है जहाँ श्रेया की फ्रेंड्स वगैरह देख लेती है कि एक रिक्शे वाले की बेटी है। आज तक उसकी मॉम ही छोड़ने जाती थी। उसकी मॉम काफ़ी अच्छी खासी दिखती है, अच्छे कपड़े पहनती है, इस वजह से उन्हें पता नहीं था, पर आज उसके पिता छोड़ने आए जिसे देख के वो समझ गए कि गरीब रिक्शे वाले की बेटी है।
वहीं कुन को दिखाते कुन अपने बेटे को लेके चला जाता है अपने रिक्शे का काम करने, जहाँ उसे एक लेडी मिलती है जिस लेडी को वो अपने रिक्शे से उनकी मंजिल तक पहुँचा देता है। बदले में वो लेडीज़ उसे पैसे भी देती है और कुछ खाने के लिए चीज़ वगैरह भी देती है। उसके बाद इनका दिन ऐसे ही बीतता है और स्कूल की छुट्टी के बाद वो अपनी बेटी को लेने आता है और बेटी को रिक्शे में बिठा के ले जा रहा होता है। तो एक रेड लाइट पे जब कुन अपना रिक्शा रोकता है तो उसके बगल में एक बड़ी गाड़ी आके रुकती है जिसमें कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं, जिसे देख के श्रेया अपने आप को और बुरा महसूस कर रही होती है क्योंकि वो गरीब है, उसके पास ना तो खिलौने हैं ना पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं। खैर उन्हें घर छोड़ देता है और हमें दिखाते हैं कुन ने एक जगह पे कार पार्किंग में जॉब भी फिक्स कर रखी है। वो वहाँ पे कुछ घंटों के लिए पार्ट टाइम जॉब भी करता है और रात को जब वो आता है तो घर पे अपने बेटे और बेटी के लिए चावल और नमक भी लेके आता है, जिस पे वो कहती है ये कैसा खाना है, ये खाना मैं नहीं खा सकती। तो वो कहता है बेटा अभी यही है, यही खा लो, फिर कल अच्छा खाना खाएंगे हम। उसके बाद हमें दिखाते हैं कुन रात में सोता नहीं है, बल्कि रात में भी वो 2 पैसे कमाने के लिए दोबारा रिक्शा लेके निकल जाता है। तो उसे रास्ते में पुल के नीचे एक लेडी दिखती है जो काफ़ी दर्द में होती है क्योंकि उसे लेबर पेन हो रहा होता है। तो वो अपने रिक्शे में बिठा के उसे हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन वो ज़्यादा तेज़ चला नहीं सकता था क्योंकि उसका एक पैर टूटा हुआ है। उसके बावजूद भी वो रिक्शे का काम करता है और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वो लेडी कहती है रुको रुको यहीं रोक दो, मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे लगता है डिलीवरी होने वाली है। तो वो उसे वहीं साइड में उतार देता है और गाड़ियों को रोकने लगता है। तभी वो अमीर आदमी हांग की बेटी आती है और वो देखती है इस कंडीशन को और वो कुछ लोगों को बुलाती है और कपड़ा लगा के वहीं उस लेडी की डिलीवरी करा देती है। कुन बहुत खुश होता है और साथ ही साथ वो डॉक्टर जिसका नाम लिली रहता है वो भी काफ़ी खुश होती है। लिली कुन को थैंक यू बोलती है और कुन वहाँ से रिक्शा लेके चला जाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि हांग अपनी बेटी का वेट कर रहा होता है और तभी उसकी बेटी आती है। तो वो अपनी बेटी को डांटता है, बेटा इतने देर तेरा वेट किया और आई क्यों नहीं? पता है वो लोग कितना एम्बैरेसिंग होके गए हैं। जिसमें उसकी बेटी कहती है डैड देखो मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे लाइफ में कुछ करना है। तो उसके डैड उसे डांटते हैं, इस वजह से वो गुस्सा होकर ऊपर कमरे में चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि अगले दिन स्कूल में जब श्रेया जाती है तो श्रेया की कुछ सहेली मोबाइल चला रही होती है और वो लोग श्रेया को देखती है तो श्रेया को बुलाती है और कहती है ये लो तुम इस मोबाइल से हमारी फ़ोटो खींच दो। जिस पर वो कहती है ठीक है मैं खींच दूँगी, मुझे आती है। और वो फ़ोटो तो खींचती है लेकिन वो उन तीनों की फ़ोटो ना खींच के खुद की सेल्फी लेती है और वो लड़कियां जब फ़ोन लेके चेक करती है तो उन्हें बहुत हंसी आती है, इसको तो फ़ोटो भी नहीं खींचनी आती। उसके बाद वो लोग उसे काफ़ी चिढ़ाते हैं, रिक्शे वाली गरीब, इसमें से तो बदबू आती है और बहुत उल्टा सीधा बोलती है, जिस पे उसे बहुत बुरा लगता है। और स्कूल की छुट्टी के बाद जब उसके डैड उसे लेने आते हैं तो वो रिक्शे में बैठ के बोलती है पापा। उसके पापा कहते हैं हाँ। तो वो कहती है कि मुझे एक नया फ़ोन चाहिए। तो वो कहती है बेटा तुम्हारे पापा इतने गरीब है, तुम्हें लगता है कि वो फ़ोन दिला पाएंगे? जिस पर वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, मुझे फ़ोन चाहिए वरना मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। जिस पर उसके पिताजी कहते हैं बेटा किस लिए चाहिए तुम्हें फ़ोन? तो वो कहती है मेरे स्कूल के मेरे सारा पढ़ने वाले सबके पास फ़ोन है, सिर्फ मेरे पास ही नहीं है। तो उसके पापा कहते हैं बेटा उनके पिताजी अमीर है, वो लोग पैसे दे सकते हैं इसीलिए उन्होंने फ़ोन लिया, हम अफोर्ड नहीं करते। जिस पर वो कहती है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे फ़ोन चाहिए बस वरना मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। उसके बाद उसके पिता कहते हैं तुम्हारा भाई तुमसे ज़्यादा समझदार है, देखो वो समझता है इसीलिए वो कोई चीज़ मांगता नहीं है। तो वो गुस्सा होकर बैठी रहती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कुन की वाइफ सोफ़ी रिक्शे वाले के साथ है जो कि बैटरी रिक्शा चलाता है और वो काफ़ी दारू पीता है। तो ये उसके पास जाकर बोलती है तूने तो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। तो वो इसे बोलता है दिन भर मेकअप करती रहती, तू किसी काम भी आती है? तो वो उसे थप्पड़ मार के उसके पैसे छीन कर भाग जाती है वहाँ से और वो चिल्लाता रह जाता है क्योंकि वो नशे में होता है, वो पीछे नहीं जा पाता उसके। दोनों बच्चों को घर छोड़ने के बाद कुन बहुत मेहनत करता है, वो लोगों का माल यहाँ से वहाँ पहुँचाता है, इसके अलावा सवारी भी कई जगहों पे यहाँ से वहाँ ले जाता है, बहुत मेहनत करता है। और शाम के टाइम जब वो अपने स्टॉप पे जाता है तो उसे अंकल मिलते हैं। अंकल कहते हैं क्या हुआ कुन, तू बहुत मेहनत कर रहा है, कोई खास कारण? जिस पर वो कहता है मुझे एक फ़ोन दिलाना है बेटी को, उसे फ़ोन चाहिए। तो अंकल दिखा के बोलता है ऐसा फ़ोन, इसके लिए इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, ये सस्ते में आ जाएगा। तो वो कहता है नहीं अंकल ये वाला नहीं, ऐसा फ़ोन जिसमें वो फ़ोटो खींच सके, फेसबुक चला सके, वीडियो बना सके। तो अंकल कहते हैं वो तो बहुत महंगा आएगा। फिर कहता है क्या करूँ, इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि पैसे जमा करके उसको फ़ोन दिला सकूँ। जिस पे उसके अंकल कहते हैं देखो एक रेस होने वाली है, अगर उस रेस में तुम जीत गए तो तुम्हें इतने पैसे मिल जाएंगे कि तुम फ़ोन ला सको। उसके बाद अंकल उसे देख के बोलते हैं लेकिन, तो वो कहता है क्या हुआ, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जीत सकता? तो अंकल कहते हैं नहीं, उसमें हैंडीकैप लोग नहीं जाते ना, तुम्हारा पैर टूटा हुआ है। तो वो कहता है कोई बात नहीं अंकल, मेरे अंदर पूरा जोश है, मैं जीत जाऊँगा। उसके बाद अगले दिन जब रेस होती है, रेस में कुन भी हिस्सा लेता है और वो बहुत तेज़ अपनी रिक्शा को चलाता है और उसका बेटा चिल्लाता है पापा और तेज़, पापा और तेज़। और फाइनली कुन उस मैच को जीत जाता है, जिस कारण से जिन्होंने इस रेस को ऑर्गेनाइज़ किया था वो लोग उसे प्राइज़ मनी देते हैं। और अगले दिन वो प्राइज़ मनी को लेके और कुछ और पैसे लेकर एक मोबाइल शॉप पे जाता है। वहाँ जाके वो मोबाइल वाले को नमस्कार करके बोलता है मुझे एक फ़ोन देखना है बेटी के लिए। तो वो कहता है अंकल देख लो बहुत सारे फ़ोन रखे हुए हैं। तो वो कहता है देखो बेटा मेरे को इन सब के बारे में पता नहीं है, मुझे ऐसा फ़ोन चाहिए जिसमें मेरी बेटी फेसबुक चला सके, वीडियो देख सके, फ़ोटो क्लिक कर सके।
तो वो कहता है अंकल दिखाओ कितने पैसे हैं, और जब वो पैसे देता है तो वो देखता है काफ़ी सारे पैसे होते हैं, फिर भी वो कहता है नहीं अंकल ये तो कम पड़ेंगे। फिर वो कहता है प्लीज़ तुम मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो। तो दुकान वाला कहता है ठीक है मैं डिस्काउंट दे दूँगा, वो उसे एक फ़ोन दे देता है। और सुबह सुबह कून अपनी बेटी को मोबाइल देता है, जिससे वो बहुत खुश होती है और फटाफट से तैयार होकर रिक्शे पर बैठती है और कहती है चलो पापा जल्दी स्कूल में जाने के लिए लेट हो रहे हैं हम। उसके बाद कौन उसे स्कूल में छोड़ के आ जाता है। वहीं जब वो अपने स्टॉप पे जाता है तो वो देखता है अंकल नहीं है, तो वो एक दूसरे अंकल से पूछता है कि वो अंकल कहाँ गए। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे अंकल जो थे उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में है। उसके बाद कौन उनसे मिलने हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पे कौन उनकी तबीयत देख के बहुत परेशान होता है। कहते हैं अंकल अब ठीक तो हो ना। तो वो कहते हैं कुछ नहीं, बस थोड़ा सा लंग्स में प्रॉब्लम है, बाकी मैं ठीक हो जाऊँगा, दवाई ले रहा हूँ। वो कहता है ठीक है अंकल ख्याल रखो। फिर अंकल पूछते हैं तू ठीक है ना, सब कुछ सही चल रहा है, जिस पर वो कहता है अंकल कुछ भी सही नहीं चल रहा। उसके बाद अंकल पूछते हैं अच्छा तूने इतनी सारी फ़ीस कैसे भरी मेरी। तो वो कहता है जो मैंने साइकिल रेस में जीते थे ना, फ़ोन ख़रीदने के बाद कुछ पैसे बचे थे, उससे मैंने आपकी फ़ीस भर दी है। कह रहा यार तूने सारे पैसे उसमें ख़त्म कर दिए, मैं सोच रहा था तू रोस्टेड चिकन खिलाएगा, तेरा रोस्टेड चिकन खाए बगैर तो मैं मरूंगा नहीं। जिसमें कहता है कोई बात नहीं अंकल, मैं और मेहनत करूँगा, मार्केट साइड में 3-4 राउंड लगाऊंगा तो शायद इतने पैसे आ जाए, तो हम दोनों मिल के खाएँगे रोस्टेड चिकन। फिर अंकल कहते हैं ठीक है मैं भी कल तक ठीक हो जाऊँगा। उसके बाद ये काफ़ी मेहनत करता है। वहीं हम देखते हैं उनकी वाइफ किसी और आदमी से मीटिंग के लिए गई हुई है, उसके पास एक गाड़ी होती है, उस गाड़ी वाले के साथ वो रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खाती है। और उसके बाद हमें दिखाते हैं रात में वो काफ़ी मेहनत करके जब घर आता है कौन, तो वो अपने बच्चों को देता है खाने के लिए चावल और अंडे, जिस पर वो बहुत गुस्सा करती है उसकी बेटी कि क्या पापा आप डेली चावल और अंडे देते, ये खाने से मेरा दिमाग तेज कैसे होएगा। स्कूल में इतने अमीर अमीर बच्चे पढ़ते हैं, वो लोग डेली चिकन वगैरह खाते हैं, उनके दिमाग के साथ मेरा दिमाग कंपटीशन कैसे करेगा, मैं कॉम्पिटिट कैसे करूँगी उनसे, जब मैं डेली ऐसी ये चीज़ें खाऊंगी तो कैसे तेज होंगी मैं, मेरा पोषण पूरा कैसे होगा। जिस पर वो समझाता है बेटा देखो मैं अभी यही अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हें अफोर्ड करके दिला रहा हूँ। तो वो कहती है मैं बचपन से देखती आ रही हूँ तुम्हें, तुम इतने सालों से ऐसे ही कहते हो, कभी जब से मैं पैदा हुई हूँ कभी तुम अमीर बने, कभी वेल्थी आदमी बने, कभी नहीं बने, बचपन से आज तक देखती आ रही हूँ तुम ऐसी गरीब हो और ऐसी गरीब रह जाओगे। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस चीज़ से, मैं क्या करूँ बताओ। उसके बाद उसका पापा कहता है बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। तो वो बहस करने लगती है कि नहीं पापा तुमने भी ऐसे कर रखा है, तुम आज तक इतने वेल्थी आदमी नहीं बने, क्या मेरे को अपनी ईयर रिंग्स के लिए भी अब 10 साल तक रुकना पड़ेगा। जिसमें वो कहते हैं देखो मैं अभी अफोर्ड नहीं करता हूँ, अभी पैसे हैं नहीं, जब मैं अफोर्ड करूँगा तो मैं ला दूँगा। जिस पर वो कहती है तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो, और इतने सारे पैसे मिले थे उसका क्या हुआ जो तुमने साइकिल रेस में जीते थे। तो ये कहती है बेटा वो तो तेरी सारी मोबाइल में ही चले गए। जिस पर वो कहती है नहीं पापा मोबाइल में इतने सारे पैसे थे, वो काफ़ी अधिक पैसे थे, वो मोबाइल में कैसे चले गए, ज़रूर तुम जुआ खेलने लगे हो, हमारा घर चला गया जुए में, इतना काफ़ी नहीं है जो अब तुम दोबारा जुआ खेल रहे हो। वो कहता नहीं बेटा मैंने जुआ नहीं खेला। वो कहता तुम मुझे लगता है तुम्हारे पास एक रिक्शा ही बचा है, बस अब वो रिक्शा भी चला जाएगा जुए में किसी दिन, फिर क्या करोगे। तो ये मना करता है, कहता नहीं बेटा ऐसा नहीं है, मैं जुआ नहीं खेल रहा, पर वो मानती नहीं है। उसके बाद उसका भाई उसको कहने लगता है चुप रहे, तुझे पता है पापा कितना मेहनत करते हैं हमारे लिए। जिस पर वो कहता है तुझे कुछ नहीं पता, तो पैदा भी नहीं हुआ था तब मम्मी ने कहा था तेरे पिताजी शुरू से जुआरी है, जुआ खेल खेल के उन्होंने ऐसा किया है और जुए के पैसे नहीं दे पाए इसीलिए उनका पैर भी तोड़ दिया जुए वालों ने। जिस पर वो कहता है चुप रहे ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद वो चुप कराता है दोनों बच्चों को, और दोनों बच्चे जब सो जाते हैं तब वो लेटे लेटे रो रहा होता है और काफ़ी दुखी हो रहा होता है। अगले दिन वो और मेहनत करता है, बहुत सारा वजन लेके जा रहा होता है और एक जगह पे जाके वो थक के गिर जाता है नीचे और बैठ के रोने लग जाता है। तभी एक बच्ची आती है और बच्ची आके उसे कुछ पैसे देती है, जिसपे वो मना करता है नहीं। तभी एक आदमी आके बोलता है ले लो जी ले लो, ये तो मदद कर रही है गरीब लोगों की, आप ज़रूरतमंद लगते हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, कोई ना कोई मजबूरी तो होगी ना जो मेहनत कर रहे हो, तो इस पैसों को आप रख लो, यूँ समझो भगवान ने दिया है। फिर वो भी हाथ जोड़ कर उन पैसों को रख लेता है और घर जाते टाइम वो श्रेया के लिए नए कपड़े वगैरह भी ले जाता है और अपने बेटे के लिए भी कुछ खाने पीने की चीज़ और गिफ्ट ले जाता है। जिसके बाद जब वो घर पे जाता है तो घर पे वो लोग ये चीज़ देख के बहुत खुश हो जाते हैं और अगले दिन वो अपनी बेटी और बेटे को एक साथ ले जाता है, जिसमें वो बेटे को एक आश्रम में छोड़ देता है जहाँ बच्चों का टेक केयर किया जाता है और बेटी को स्कूल में छोड़ के काम पे चला जाता है। श्रेया आज नई यूनिफॉर्म पहन के स्कूल गई थी, इसके अलावा उसके पास मोबाइल भी था, वो फ़ोटो वगैरह खींचती है और इतराती है, जिसे देख के उसकी सहेली जो रहती है वो लोग जल जाती है। वो लोग कहती है नया फ़ोन आ गया, नए कपड़े आ गए, तो क्या उसमें से अब भी सुअर जैसी बदबू आती है। रिक्शे वाले की बेटी है ना, तो रिक्शे वाले जैसी बदबू आती है उसमें से, वो हमारा स्टैंडर्ड कभी नहीं ले सकती। जिस पे उसे बहुत दुख होता है और वो भाग के जाके अंदर एक कमरे में चली जाती है और रोने लगती है बहुत। उसे थोड़ा बहुत रियलाइज़ हो रहा होता है कि मैं दूसरों को दिखाने के लिए अपने पिता को इतना जला रही हूँ, लेकिन ये बात यहीं ख़त्म हो जाती है। वहीं हमें दिखाते हैं श्रेया का भाई पिंग जिस संस्था में था, वो लोग इसे काफ़ी अच्छे से नहलाते धुलाते हैं, साफ़ सुथरा बनाते, अच्छा खाने को देते और अच्छे कपड़े पहनाते हैं। और यहाँ पे वो डॉक्टर वॉलंटियर बन के आई थी, वो यहाँ पे बच्चों की सेवा कर रही थी। और उसके बाद जब कौन इसे लेने आता है यहाँ से, तो वो देखता है यहाँ पे वो डॉक्टर भी है, डॉक्टर काफ़ी अच्छे से बात करती है, ये भी उससे धन्यवाद वगैरह बोल के वहाँ से जल्दी से चला जाता है और डॉक्टर को समझ नहीं आता उसने ऐसा क्यों रिएक्ट किया। वहीं हमें दिखाते हैं कि आज
कुन अपने बेटे को संस्था में छोड़ के नहीं आया, बल्कि वो अपने बेटे के साथ एक नदी के किनारे बैठा हुआ है और उसे बता रहा है कि बेटा ज़िंदगी बहुत कठिन है, पर कभी हार मत मानना, और मैं हमेशा जब तक ज़िंदा हूँ तुम्हारा साथ दूंगा। तुम गरीब हो, इस चीज़ के लिए कभी शर्मिंदा मत होना। भगवान ने जिसे जैसा दिया है हर चीज़ का एक कारण है, हमें उस लाइफ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तुम्हारी दीदी कुछ बोलती है तो तुम बुरा मत माना करो। और उसके बाद वो नदी से पानी भर के डब्बे में और अपने बेटे को वहीं नहलाता है। पर दोस्तों हमें समझ नहीं आता वो ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि उसके बेटे की देखभाल अच्छे से हो रही थी। पर वो कहीं ना कहीं उस डॉक्टर से दूर जा रहा होता है, कतरा रहा होता है, और इसका कोई ना कोई तो रीज़न होता है। लेकिन फिर डॉक्टर अगले दिन इसे ढूंढते हुए जाती है, तो वो उसके स्टैंड पे जाती है जहाँ पे उसे अंकल मिलते हैं। अंकल से पूछती है वो कहाँ है, तो अंकल बताते हैं वो अपने दोनों बच्चों को पालने के लिए बहुत मेहनत करता है, दिन भर मेहनत करता है। तो वो पूछती है उसके पैर में क्या हुआ, तो वो अंकल कहते हैं एक हादसे में उसका पैर जख्मी हो गया था, पैर टूट गया था। उसके बाद वो कहती है वो कहाँ मिलेगा, तो अंकल बताते हैं उधर नाले के किनारे एक झुग्गी बनी होगी, कई सारी झुग्गी, वहीं वो रहता है। तो वो कहती है ठीक है। वो अपनी कार लेके वहाँ जाती है और वहाँ जाके उसके घर में जाती है। उसके घर में एक फ़ोटो लगी रहती है, उस फोटो को वो ध्यान से देखती है। उसके बाद वो इनसे बात करती है। वहाँ पे उसे श्रेया मिलती है। श्रेया को बोलती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं यहाँ आपके पिता से मिलने आई हूँ। तो वो कहती है पिताजी तो नहीं है, काम पे गए हैं। तो वो कहती है अच्छा कोई बात नहीं, ये खिलौना ले लो, ये अपने भाई पिंक को दे देना, ये मैं उसके लिए लाई हूँ। उसके बाद वो कहती है अच्छा, देख के तो लगता नहीं है तुम इतनी अच्छी खासी लग रही हो, पढ़ी लिखी, तुम मेरे पिताजी के चक्कर में कैसे आई। तो वो कुछ नहीं कहती, बस कहती है बेटा अपना ख्याल रखना, और पिताजी आए तो पिताजी को बोलना और ये खिलौना पिंक को दे देना। वो कहती है ठीक है, और वो अपने फ़ोन में ही लगी रहती है और अच्छे से बात नहीं करती वो डॉक्टर से। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। फिर दोनों बाप बेटे का सीन दिखाते हैं। रात में जब वो लोग आ रहे होते हैं तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही होती है, और जिसकी वजह से कुन और उसका बेटा पिंक दोनों भीग चुके होते हैं। उसके बाद दोनों घर आते हैं तो कुन अपने बेटे के कपड़े वगैरह चेंज करता है, उसको अच्छे से पोंछ के सुखाता है, और जबकि उसकी बेटी फ़ोन चलाते हुए बोल रही होती है मुझे लगा था तुम सुधर गए हो, लेकिन तुम अब भी ऐसी हो। जिस पे वो कहता है क्या हुआ, तो उसकी बेटी कहती है कि तुम कहाँ चक्कर चला रहे हो, तुम डॉक्टर को पटा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, वो एक अच्छी डॉक्टर है और वो संस्था में भी वॉलंटियर का काम करती है। उसने तुम्हारे भाई को नहलाया धुलाया और शायद इसीलिए वो आई होगी आज। जिस पे उसकी बेटी कहती है आई है तो ठीक है, लेकिन वो गिफ्ट क्यों लेके आई फिर। तो जिस पे उसके पिता कहते हैं बेटा उसे हो सकता है तुम्हारा भाई बहुत प्यारा लगा, इसीलिए वो तुम्हारे भाई के लिए गिफ्ट लाई है। तो वो कहती है मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारे जैसा रिक्शा चलाने वाला आदमी अपने प्यार के जाल में किसी डॉक्टर को फंसा सकता है। जिस पे वो कहता है कि बेटा देखो तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, फालतू की चीज़ों पे ध्यान मत दो। जिस पे वो कहती है अच्छा मुझे लगता है इसीलिए माँ तुम्हें छोड़ कर चली गई, क्योंकि तुम इधर उधर औरतों के साथ चक्कर चलाते थे। जिस पे वो कुछ नहीं कहता। फिर रात का सीन दिखाते हैं, दोनों बच्चे सो रहे होते हैं ऊपर बेड पे और वो नीचे रो रहा होता है दोस्तों। और रोते रोते अचानक उसके मुंह से खून आता है, वो एक दवाई खाता है और फिर रोने लग जाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाते हैं। अगले दिन श्रेया रेडी होती है स्कूल जाने के लिए, और कुन जब उठता है तो वो देखता है कि उसका बेटा उठा नहीं है, तो वो उसे उठाता है, पिंक पिंक उठो। तो पिंक बोलता है कि पापा मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, और जब वो चेक करता है तो वो बुखार में तप रहा होता है। इसलिए ये जल्दी से जाता है एक मेडिकल स्टोर में और बुखार की दवाई लेके आता है, लेकिन उसके पास पैसे कम होते हैं। तभी हमें दिखाते हैं पीछे से वो डॉक्टर आती है और वो डॉक्टर बाकी का पेमेंट दे देती है, जिस पे कहता है शुक्रिया मैडम आपने मेरी हेल्प करी, लेकिन अगली बार से आपको हेल्प करने की मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। और वो जल्दी से उसको इग्नोर करता हुआ भाग जाता है वहाँ से। वहीं हम देखते हैं कि गाड़ी के अंदर से लिली का फादर यानी डॉक्टर का फादर भी देख रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं जब लिली अपने घर जाती है तो उसके फादर होंग उसे देख के बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मैंने मना किया था ना इन गरीबों की मदद करने के लिए, लेकिन फिर भी तुम करती हो, और उस रिक्शे वाले को मैंने 10 बार समझाया है कि तेरे से बात ना करे। फिर वो कहती क्या, फिर वो बताता है कि मैं कार लेके गया था और मैंने उसे कहा था अगर तूने मेरी बेटी से करीबियाँ दूर नहीं करी, बंद नहीं करी मेरी बेटी से बात करना, तो मैं तेरे को कार से कुचल दूंगा। और उसने कहा था कि ठीक है आज के बाद मैं आपकी बेटी से बात भी नहीं करूँगा, गलती हो गई मुझे माफ़ कर दो। फिर भी आज उसने तुमसे हेल्प ली। जिसके बाद वो बहुत रोती है, कहती है पिताजी मैं समझ नहीं पाई आपको, आप इतने बुरे कैसे हो सकते हो। और वो दुखी होकर भागते हुए ऊपर कमरे में चली जाती है। वहीं हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि कुन अपने वहीं स्टैंड पे खड़ा होता है जहाँ वो अक्सर अपने रिक्शे को लेके खड़ा रहता है अंकल के साथ। तभी उसकी बेटी भगती हुई आती है और कहती है पापा पापा भाई की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है, जल्दी चलो, जल्दी उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। उसके बाद कुन भाग के अपने रिक्शे को स्टार्ट करता है और रिक्शे में अपनी बेटी को बिठा के ले जाता है, और वो अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल जाता है, जहाँ उसके बेटे को हॉस्पिटल में बेड पे लिटा देते हैं। इसके अलावा उसको दवाई वगैरह देते हैं और स्लाइन भी चढ़ रही होती है उसे, और ये बहुत दुखी होता है और ये कुछ पैसे जमा कर देता है। उसके बाद डॉक्टर और पैसे मांगते हैं तो ये कहता है हाँ मैं ला के दूंगा, लेकिन ये बहुत मेहनत करता है पर इसके पास पैसे नहीं आते कहीं से भी। वहीं कुन देखता है कि हॉस्पिटल में एक आदमी को खून की ज़रूरत है, लेकिन खून भी ऐसे नहीं मिल सकता दोस्तों। आप खून को एक लिमिट तक ही खरीद सकते हो, उसके बाद आपको खून के बदले खून एक्सचेंज करना पड़ता है और कुछ चार्ज देना पड़ता है। तो उन्हें खून तो चाहिए था, वो खून कहाँ से लाए। इस वजह से कुन उनसे बात कर लेता है और वो कहते हैं ठीक है, और कुन इस तरह से अपना खून दे के पैसे लेता है और उससे वो अपने बेटे का इलाज कराता है।
वो ऐसा 3 बार करता है और तीसरी बार जब उसे पैसे मिलते हैं तो वो उस पैसों को लेके अपनी जेब में रख के थोड़ी देर बैठता है आराम करने के लिए। लेकिन तभी एक आदमी आकर उसकी जेब से पैसे निकाल के ले जाता है और जब वो जगता है तो उसे बहुत दुख होता है, वो बहुत रोता है। और दोस्तों ये सीन कसम से आपकी भी आंखों में आंसू ला देंगे। उसके बाद हमें दिखाते हैं वो फिर हॉस्पिटल वापस रिटर्न जाता है। हॉस्पिटल जाके देखता है उसके बेटे को बेड से हटा के बाहर बिठा रखा है। उसकी बेटी वहीं खड़ी है और वेट कर रही है पिताजी के आने का। और जब उसका डैड आता है तो वो लोग कहते हैं और पैसे दो तभी बेड मिल पाएगा, वरना और मरीज भी है, देख सकते हो तुम। जिस पे ये कहता है मेरे पास और पैसे नहीं है। तो वो कहते हैं एक काम करो, फिर अपने बेटे को यहाँ से लेके जाओ। फिर वो अपने बेटे को लेके सरकारी हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ वो अपने नंबर का वेट करता है बाहर। लेकिन उसकी बेटी अंदर भाग के जाके उस डॉक्टर के पास जाती है और उसे कहती है जल्दी आओ, मेरे भाई की तबीयत ख़राब है। और फिर वो डॉक्टर यानी लिली भाग के बाहर आती है और वो पिंक को लेकर अंदर जाती है और अंदर बेड पर लिटा के उसका इलाज होता है। और यहाँ अब उसका अच्छे से इलाज हो रहा होता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कुन की वाइफ जिस आदमी के साथ गई थी, उस आदमी ने उसे गलत काम में लगा दिया है और वो लोगों से पैसे ले रहा है और लोगों को उसके साथ इंटीमेट होने को दे रहा है। और वो बहुत परेशान है अपनी लाइफ से, उसको धंधे वाली बना दिया उस आदमी ने। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं लिली के फादर कुन के घर जाते हैं। और जब वो कुन के घर जाते हैं तो वहाँ उन्हें एक टूटा हुआ पैर के ऊपर लगाने वाला जो कवर है वो दिखता है। इसके अलावा उन्हें एक तस्वीर टंगी हुई दिखती है और जब वो उस तस्वीर को देखते हैं तो हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं और हमें पता लगता है कि लिली की जो मदर थी वो एक डॉक्टर थी और एक बार उनके पास अर्जेंट केस के लिए कॉल आया था जिस पे लिली की मॉम जाने लगते। तो लिली के फादर कहते हैं मत जाओ, अभी मत जाओ, आज हमारा प्लान है ना, आज की छुट्टी है ना। तो वो कहते हैं नहीं मुझे जाना ही पड़ेगा। जिस पे वो कहते हैं कि अच्छा तुम जाओगे तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और मैं गाड़ी चलाऊंगा। और वो बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं। वहीं हमें दिखाते हैं तभी अचानक से श्रेया बाहर भागने लगती है, बाहर रोड पे गाड़ी आ रही होती है। इस वजह से कुन भाग के जाता है, वो अपनी बेटी को तो बचा लेता है लेकिन गाड़ी उसके पैर को कुचल देती है। और इस चीज़ को उस गाड़ी वाले ने पीछे मुड़ के देखा था, फिर भी वो गाड़ी रोकता नहीं, आगे भगा लेता है। और इस चीज़ का दुख उसकी मॉम को हमेशा था और आगे चल के उसकी मॉम बीमार होकर मर गई। और यही कारण था कि उसका डैड चाहता नहीं था कि मेरी बेटी भी डॉक्टर बने, और जबकि यही रीज़न था कि लिली डॉक्टर बनना चाहती थी और लोगों की सेवा करना चाहती थी। आती है तो वो देखती है उसका पिता अलग ही मूड में बैठा हुआ है। तो वो बोलती है क्या हुआ डैड? तो वो कहते हैं सॉरी बेटा, मैं चाहता था कि तुम अपनी मॉम जैसी ना बनो, लेकिन तुम चाहते थे तुम्हारी मॉम जैसी बनना और मैं समझ गया, गलत मैं ही था। तुम्हारी मॉम हमेशा सही थी, हमेशा गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए और वो हमेशा करती थी, मैं उन्हें रोकता था और इसी तरह मैं तुम्हें भी रोकता था। उसके बाद वो बताती है कि उस आदमी का तुम मदद क्यों कर रही हो, उसको देख के मैं समझ में आया उसकी मदद तो मुझे करनी चाहिए। फिर वो बताती है पिताजी जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था ना, पीछे की सीट पे मैं बैठी थी और मैंने भी मुड़ के देखा था उस आदमी को। ये रिक्शे वाला वही आदमी है जिसका आपने एक्सीडेंट किया था और इसीलिए मैं इसकी मदद करती थी। उसके बाद उसका पिता रोने लगता है और वह कहती है रो मत। वहीं हमें दिखाते हैं कुन रोड पर जा रहा होता है और जाते जाते अचानक से गिर जाता है और गिरने के बाद उसे काफ़ी दुख होता है, उसके नाक से खून वगैरह आने लगता है और लोग बाग उसे उठा के एक रिक्शे के ऊपर रखते हैं और हवा वगैरह करते हैं। वो कहता है अंतिम सांस ले रहा हूँ मैं, मुझे लगता है मैं मरने वाला हूँ। उसके बाद वो बुलाता है जाओ कोई मेरी बेटी को बुलाओ। तो एक आदमी कहता है अंकल कोई बात नहीं, आपको जो बोलना है बोलो। और वो लाइव स्ट्रीमिंग करता है जिसे सब लोग देख रहे होते हैं। उसमें वो कहता है कि मैंने हमेशा गलत किया, अपने परिवार के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया, मैंने बहुत मेहनत करी लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। बेटा मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें ना तो नाक के इयररिंग्स दिला पाया और ना ही मैं तुम्हें खुशियाँ दे पाया। और ये चीज़ उसकी बेटी भी देख रही होती है और उसे बहुत दुख होता है। वो भाग के जाती है अपने डैड के पास। वहीं हमें दिखाते हैं ये चीज़ उसकी वाइफ भी सुन रही रहती है। उसकी वाइफ भी कहती है कि ये तो मेरे पति की आवाज़ है। और वो जब दूसरों के मोबाइल में देखती है तब उसे पता लगता है। इसमें वो कहता है सॉरी मुझे माफ़ करना, मैंने बहुत गलत काम किए हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी किया लेकिन आप लोगों को खुशियाँ नहीं दे पाया। बेटा तुम एक अच्छा पिता डिज़र्व करती थी, मैंने पूरी कोशिश करी अच्छा पिता बनने की लेकिन मैं बन नहीं पाया। ना मैं तुम्हें अच्छा घर दे पाया, ना मैं तुम्हें अच्छा स्कूल दे पाया, ना अच्छा खाना दे पाया। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा अगर मैं रहूँ या ना रहूँ, तुम कभी अपने भाई का साथ मत छोड़ना, अपने भाई का हमेशा ख्याल रखना, क्योंकि तुम दोनों के अलावा मेरा और कोई नहीं है। उसके बाद वो कहता है कि सोफ़ी तुम मुझे छोड़कर चली गई कोई बात नहीं, पर जब मैं नहीं रहूँगा कम से कम बच्चों का ख्याल रखना। सोफ़ी मैं तुमसे इतनी उम्मीद तो कर सकता हूँ ना, हमने 7 फेरे लिए थे, हमने जो एक साथ शादी करी थी, हमने एक दूसरे से प्यार किया था, पता नहीं क्या हुआ, मेरी ही कमी थी शायद कि तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता, तुम मुझसे दूर चली गई, मेरी ही कमी थी। पर चाहे जो भी हो मुझे माफ़ कर दो और बच्चों का ख्याल रखना। अब मैं आखिरी सांस ले रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं मर जाऊँगा। और सोफ़ी भी भक्ति भी इसके पास आती है। वहीं कुछ लोग कहते हैं इस आदमी का अंत आ गया, इसको अंदर ले चलो मंदिर के अंदर। तो वो लोग मंदिर के अंदर ले जाते हैं जहाँ उसके पास 3-4 मॉन्क रहते हैं। वो लोग उसके पास शोक सभा और मंत्र वगैरह पढ़ने लगते हैं। तभी भाग के श्रेया आ जाती है। श्रेया आके अपने पापा के पास
बैठ के रोने लगती है, कहती है पापा आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो पापा, तुम बेस्ट पापा हो, तुमने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, कोई और इतना नहीं करेगा। लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता, वो बस ये कहता है अपने भाई का ख्याल रखना। और तभी उसकी वाइफ आ जाती है, और उसकी वाइफ आके उसके पास बहुत रोती है, कहती है मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। और वो भी इतना बोलते बोलते मर जाता है, और ये लोग फिर काफ़ी रोते हैं। और तब उसकी वाइफ रोते रोते बताती है बेटा मैंने तुम्हें झूठ कहा था, तुम्हारे पिता ने कभी भी जुआ नहीं खेला, जुआ मैं खेलती थी और मैं दूसरे मर्दों के साथ इधर उधर घूमने जाती थी, मेरे शौक़ ख़राब थे, और जिसकी वजह से तुम्हारे पिता अक्सर रोया करते थे। उन्होंने कई बार मुझे मना किया लेकिन मैं नहीं मानी, और तुम्हारे पिता के पैर भी किसी जुए की वजह से नहीं टूटा, तुम्हारे पिता का पैर टूटा था तुम्हारी जान बचाने की वजह से। वो सारी सच्चाई बता देती है। उसके बाद उसकी बेटी और रोती है फूट फूट के। तभी अचानक से अंकल आ जाते हैं। अंकल आके बोलते हैं कि बेटा ये लो। वो कहती है ये क्या है? तो अंकल कहते हैं बेटा तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे नाक की ईयरिंग्स खरीदने के लिए पैसे दे रखे थे मुझे। एक्चुअल में जब मैं बीमार था उन्होंने मेरे हॉस्पिटल का पेमेंट पे किया था और मुझे कहा था कि कोई बात नहीं अंकल, पैसे मत देना, मेरी बेटी को दे देना ईयरिंग्स बना के, मैं रहूँ ना रहूँ। और तुम्हारे पिता बीमार थे कई दिनों से, मैं दवाई के लिए पूछता था तो कहते थे हाँ मैंने दवाई ले ली है, जबकि वो पैसे बचा रहे थे तुम्हारे ईयरिंग्स के लिए, ताकि तुम्हें 10 साल तक वेट ना करना पड़े। और इस बात को सुनकर उसकी बेटी और रोने लगती है। और दोस्तों ये मैसेज सारा शहर देख रहा होता है, ये चीज़ें, और सब रो रहे होते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों ये मूवी ख़त्म हो जाती है। और इस मूवी से हमें पता लगता है कि हाँ एक पिता कितना संघर्ष करता है हमारी खुशियों के लिए, हमारी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए। पर क्या हम उसका 1% भी उनको रिटर्न करते हैं? क्या हम उन्हें इतना थोड़ा सा भी प्यार भरे शब्द बोलते हैं या उनको गले लगाते हैं? नहीं दोस्तों, आजकल हम बदलते जा रहे हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं हम लोग। माता पिता से कोई मतलब नहीं। और जब बड़े होते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, तो हमें आज़ादी चाहिए होती है, हमें कामयाबी के लिए बाहर जाना होता है। पर उन माँ बाप का क्या जो अब बूढ़े हो चुके हैं, जिन्होंने इतना संघर्ष किया है। तो दोस्तों होपफुली आपको ये मूवी अच्छी लगी। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह की मूवियाँ और मैं लाता रहूँगा। थैंक यू।